हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस भारत की सोसाइटी का एक ऐसा क्राइम है जिसको समाज ने कभी क्राइम की नज़र से देखा ही नहीं। समाज ने इसको ऐसे अपना लिया कि भारत के पुरुष वर्ग ने, जो मेल कम्युनिटी है, उन्होंने ये मान लिया कि घरेलू हिंसा करना, मारपीट करना, घर में रहने वाली महिलाओं को यातनाएं देना, ये हमारा अधिकार है। अगर किसी की शादी हो जाती है तो ये उन्होंने मान लिया कि अगर पत्नी को दो चार थप्पड़ लगा भी दिए जाएं तो कोई परेशानी है ही नहीं, ये तो आम बात है। वहीं पे महिलाओं ने इसको अपनी नियति मान लिया। उन्होंने माना कि हमारी डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और यही नहीं, अगर मान लीजिए कि किसी महिला के साथ मारपीट होती है और वो अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को जाके बताती भी है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि सभी लोग महिला को ही समझाते हैं कि देखो, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और इन सब चीज़ों के अंदर कोई पुलिस केस करना, रिपोर्ट करना, न्यायपालिका जाना, ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। इसलिए जो हो रहा है उसको बर्दाश्त कर लो, और छोटी मोटी बातें हर घर में होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे समाज में ये और एक कुरीति की तरह बुरी तरह से पसर गया। अब महिलाओं की स्थिति इतनी ख़राब है कि हाल ही में एनसीआरबी का पूरा नाम है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसकी एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार जिन जिन महिलाओं ने घरेलू हिंसा के केस किए हैं, रिपोर्टेड जो मामले हैं उनके हिसाब से, और लगभग हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा की शिकार है। घरेलू हिंसा की शिकार में अधिकांश महिलाओं को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि उनके साथ घरेलू हिंसा हो भी रही है। तो इन सारे कारणों से कहीं ना कहीं हमारे समाज में घरेलू हिंसा के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत थी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी भारत सरकार 2005 में कानून लेके आई जिसका नाम है घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा का अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कानून बेसिकली रक्षा का कानून है, संरक्षण का कानून है, प्रोसीजरल कानून है। ये कानून बताता है कि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी महिला के अधिकार क्या क्या हैं, और अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा जैसी घटना हो जाती है तो वो न्याय के लिए कहाँ गुहार लगा सकती है, किस प्रकार से उसको न्याय मिलेगा, ये सारी बातें इस कानून में बताई गई हैं। अगर हम लोग घरेलू हिंसा के कानून की बात करें तो अधिकांश लोगों को इस कानून के बारे में ये समझ है कि ये कानून तब लागू होता है जब एक पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। मतलब लोग इसको विवाह के साथ जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप इस कानून को ध्यान से पढ़ें तो इस कानून का विवाह से एज सच कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, कानून का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये पूरे भारत में लागू होता है और कानून 2005 में प्रस्तुत जरूर किया गया, लेकिन भारत में लागू हो पाया ये 26 अक्टूबर 2006 से। इस कानून में टोटल मिला के 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर्स हैं, और ये कानून 37 धाराओं में 37 सेक्शंस में बटा हुआ है। अब इस कानून की सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली कि ये कानून किसको संरक्षण देता है, मतलब इस कानून के अंतर्गत कौन कौन सुरक्षा की मांग कर सकता है। दोस्तों, इस कानून में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के संरक्षण की बात की गई है। तो दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ कि पुरुष या मेल के साथ अगर कोई हिंसा होती है तो इस कानून के दायरे के बाहर है। सिर्फ महिलाओं की बात हम यहाँ पे करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी महिला के साथ घर के बाहर, रोड पे, ऑफिस में या किसी और जगह पे अगर हिंसा की घटना होगी तो क्या इस कानून के दायरे में आएगा? नहीं। ये कानून सिर्फ घर की चार दीवारी में होने वाली हिंसा पर ही लागू होता है। तो ये कानून महिलाओं के लिए बना है, उन महिलाओं के लिए बना है जिन महिलाओं के साथ अपने घर की चार दीवारी के अंदर कोई हिंसक घटना होती है। पुराने ज़माने में इस कानून में जो प्रावधान थे उनके हिसाब से ये माना जाता था कि जब एक पुरुष, एक मेल, एक महिला के साथ में मारपीट करता है और वो दोनों एक घरेलू संबंध में, डोमेस्टिक रिलेशन में रहते हैं, तो ये कानून लागू होता है। बीच में इसमें एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आया और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि कानून का जो मूल ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि पुरुष की मारपीट से बचाना। कानून का मूल ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव है महिला को हिंसा से बचाना, भले ही वो हिंसा करने वाली दूसरी महिला ही क्यों ना हो। तो अगर कोई सास, अगर कोई ननद या घर में रहने वाली कोई भी दूसरी लेडी के प्रति भी हिंसा करती है तो उसे भी इस कानून के दायरे में लाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिरल हरसोरा केस। अब इसको सिंपल करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि दो लोग या एक से ज़्यादा लोग एक साझी छत के नीचे, एक छत के नीचे रहते हैं, तो हम उसको मानते हैं कि ये डोमेस्टिक रिलेशन में, घरेलू रिश्तेदारी में, घरेलू रिश्ते में रह रहे हैं। जैसे पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोग एक छत के नीचे रहते हैं, पिता और बेटी एक छत के नीचे रहते हैं, भाई बहन एक छत के नीचे रहते हैं, माँ बेटा एक छत के नीचे रहते हैं। तो ये सभी लोग एक साझी गृहस्थी में या डोमेस्टिक रिलेशन में कहलाएंगे। इन लोगों के बीच में अगर कोई हिंसक घटना होती है जिसमें महिला को उत्पीड़ित किया जाता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आएगा। इसका मतलब अगर शादी हुई है
तब भी घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। शादी नहीं हुई, लिव इन में रह रहे हैं, तब भी घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा। और इवन शादी का संबंध नहीं है, पिता पुत्री का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, तब भी घरेलू हिंसा के दायरे में इस कानून में इसको लाया जा सकता है। ये कानून ये कहता है कि नॉर्मली देखा जाता है कि जब किसी महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो वो रिपोर्ट ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि आम तौर पर जिस महिला को हिंसा का शिकार बनाते हैं उसको ऐसी बंदिशों में बांध देते हैं, घर के बाहर नहीं जाने देंगे, लॉक कर देंगे, मार पीट के बुरा हाल कर देंगे कि वो पुलिस तक जाने की सोचेगी ही नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कानून में दो प्रोविज़न किए गए। एक का नाम है संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर, और एक का नाम है सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर। जो हमारी आम पुलिस और सारी व्यवस्थाएं हैं वो तो होंगी ही, उनके एडिशन में ये और यहाँ पे व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार जिला स्तर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अधिकारी अपॉइंट करेगी जिसका नाम होगा संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर महिलाएं पुलिस तक नहीं पहुंच सकती तो प्रोटेक्शन ऑफिसर से कांटेक्ट कर लेंगी और वो संरक्षण अधिकारी महिला तक पहुंच जाएगा। वो महिला तक पहुंच के उसकी शिकायत दर्ज करेगा, दर्ज कराने में पुलिस के पास हेल्प करेगा। अगर महिला को कोई चोट लगी है या उसको कोई मेडिकल जांच की, मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है तो उपलब्ध करवाएगा। महिला को घर से निकाल दिया गया, उसको शेल्टर चाहिए, आश्रय चाहिए तो वो दिलवाएगा। महिला को कानूनी सहायता दिलवाएगा और उसको बताएगा कि उसके अधिकार क्या हैं। तो एक तरह से ये मान लीजिए कि महिला की और न्यायपालिका के बीच की ये कड़ी है। ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में पूरी घटना का ब्यौरा दे के और वो मजिस्ट्रेट को ये सबमिट कर देते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए वो आधार बनता है। लेकिन हर जगह संरक्षण अधिकारी भी नहीं पहुंचेगा, तो फिर समाज में कौन ऐसा है जिसकी पहुंच बहुत है? आपने सबने नाम सुना है एनजीओज़। एनजीओ जो होते हैं उनकी पहुंच बहुत ज़्यादा होती है, उनके कार्यकर्ता जगह जगह होते हैं। तो इस कानून में प्रावधान है कि कोई भी एनजीओ अगर चाहे तो अपने आप को वो सेवा प्रदाता के रूप में, सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर करा सकता है। अगर उसने अपने आप को सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्टर कराया तो वो भी संरक्षण अधिकारी जैसे ही काम करेगा। महिला की रिपोर्ट लिखने में सहायता करना, उसको कानूनी सलाह देना, उसको स्वास्थ्य सुविधा या चिकित्सा सुविधा दिलवाना, ये सारे काम वो भी करता है। तो महिला के पास ऑप्शन है सीधे पुलिस में जाना, संरक्षण अधिकारी के पास जाना या सेवा प्रदाता के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना। जैसे ही वो महिला अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देती है तो दर्ज कराते ही मजिस्ट्रेट के पास जब केस पहुंचेगा तो मजिस्ट्रेट की इस कानून में ड्यूटी है कि 3 दिन के अंदर अंदर वो पहली सुनवाई आयोजित कर लेगा और फर्स्ट सुनवाई में महिला को, पुरुष को, सबको, जिनको आरोपी को बुलाना है बुला लेगा। अब बात आती है कि इस कानून के दायरे में घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम कहते किसे हैं। देखिए, इस कानून में डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा बहुत वाइड रखी गई है, लंबी चौड़ी परिभाषा है। सिर्फ सिंपल मारपीट जिसे हम कहते हैं वही घरेलू हिंसा नहीं है। कानून में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई कि किसी के शरीर के अंग को चोट पहुंचाना, शारीरिक रूप से किसी को तकलीफ देना, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। इन 4 चीज़ों को हम याद कर लें तो हमें पता चलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में क्या क्या आता है। पहली चीज़ है जिसका नाम है फिजिकल अब्यूज़, शारीरिक उत्पीड़न। शारीरिक उत्पीड़न का मतलब है किसी के हाथ पैर जला देना, मतलब बॉडी को जला देना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी को काट देना, ऐसा कोई भी काम करना जिससे किसी के शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचता हो या दर्द होता हो, वो सब के सब शारीरिक उत्पीड़न की कैटेगरी में आएगा। दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है? सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब है महिला की मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाना, या सेक्सुअल नेचर का कोई ऐसा काम करना जिससे महिला तिरस्कार महसूस करे, जिससे उसकी मॉडेस्टी को नुकसान पहुंचता हो, डिग्रेड होती है उसकी मॉडेस्टी, तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ की कैटेगरी में आएगा। कई बार समाज में ये समझ है, समाज के लोगों ने ऐसा मान रखा है कि पति को हक है वो पत्नी के साथ जबरन संबंध बना सकता है, लेकिन इस कानून को ध्यान से पढ़ें तो वो भी घरेलू हिंसा के दायरे में कवर होता है। उसके बाद एक चीज़ कानून में रखी गई जिसका नाम है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़, मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न। ये क्या चीज़ है? किसी महिला के बच्चे नहीं हैं, उसको बच्चे ना होने के कारण ताने देना, या कई बार ऐसे नाम रख दिए जाते हैं जैसे आपने सुना होगा कि ये तो बांझ है, इसके बच्चे नहीं हो सकते, ये वो, इस तरह की बातें, ये मौखिक उत्पीड़न है। महिला को कम पैसे लाने के लिए, दहेज में पैसे ना लाने के लिए कोसना, महिला को उसके रंग रूप, बॉडी के आकार के लिए कोसना, किसी महिला के बच्चे तो हैं लेकिन उसका लड़का नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा ना होने के कारण कोसना, या ये कहना कि भाई इसको तो देख के दिन खराब हो जाता है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये सब मौखिक उत्पीड़न है। और वहीं पे महिला को एक बहस का मतलब है बातचीत हो रही है, बातचीत में महिला को शामिल नहीं करना, महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सारी की सारी चीज़ें इस कैटेगरी में आ जाएंगी। इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में महिलाओं को बहुत कम समझ है, और वो है इकोनॉमिकल अब्यूज़, आर्थिक उत्पीड़न। ये क्या चीज़ है? आर्थिक उत्पीड़न का मतलब होता है
किसी महिला को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जिस धन की जिस पैसे की ज़रूरत है वो उसे ना देना, उससे वंचित कर देना। घर के सारे लोग जिन साजो सामान का सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हैं उस सबसे उस महिला को वंचित कर देना। जैसे घर के सारे लोग एसी चला के सोते हैं लेकिन महिला के लिए पंखा भी अवेलेबल नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसके आर्थिक उत्पीड़न या उत्पीड़न की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हर महिला के पास में कुछ अपने पैसे होते हैं खुद के, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्त्री धन। ये स्त्री धन क्या चीज़ है? स्त्री धन का मतलब होता है जब शादी होती है तो शादी के समय महिला को जो गिफ्ट मिलता है, अपने पीहर वालों से जो सोना चांदी गहने जवाहरात मिलता है, या शादी के समय ससुराल वालों ने भी जो महिला को गहने जवाहरात दिए होते हैं, वो स्त्री धन कहलाता है। उस स्त्री धन पे महिला का हक है, अगर उससे वो छीन लिया जाए तो वो भी आर्थिक उत्पीड़न की कैटेगरी में आएगा। महिला का बैंक खाता है उसको यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, या महिला के बैंक खाते में से अपने आप पैसे निकाल ले रहे हैं, महिला की सैलरी वगैरह आती है उसके ऊपर कंट्रोल किए बैठे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आर्थिक उत्पीड़न की कैटेगरी में आता है। इसके हज़ार एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मैं सिंप्लीफाई करूं तो जैसे किसी महिला को घर से बाहर ना जाने की परमिशन बिल्कुल बंद है, कि ना बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर ही रहना है। किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना और कोई गलत काम करने के लिए फोर्स करना, कोई महिला ऐसी है जो नौकरी करना चाहती है उसको नौकरी करने से रोकना, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके डराना, धमकाना, उसको धमकी देना कि ऐसा किया तो जान से मार देंगे, पीट देंगे, या इतना पैसा ला के दो, ये सामान ला के दो, ये सारी की सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आती हैं। तो काफ़ी वाइड, काफ़ी बड़ी परिभाषा इसकी रखी गई है। उसके बाद अब इस कानून में अलग अलग लोगों के कर्तव्य क्या, वो मैंने आपको बताया। जैसे सबसे पहले पुलिस अपनी जगह है, प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी है, सेवा प्रदाता है, सरकार है और मजिस्ट्रेट है, ये सभी लोग इसकी पार्टी हैं। इन सब के अलावा कानून ये कहता है कि कोई भी आम आदमी जिसकी जानकारी में हो कि किसी महिला के साथ घरेलू उत्पीड़न हो रहा है या हुआ है, तो अगर उसके साथ हिंसा हो रही है तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इनमें से किसी एक को सूचित करे। पुलिस के पास जब सूचना पहुंचेगी तो पुलिस इमीडिएटली महिला को प्रोटेक्शन देगी। प्रोटेक्शन देने के साथ साथ उसको जो भी कानूनी सलाह देनी है वो देगी, अधिकारों के बारे में बताएगी, उसको किसी एनजीओ से मिला देगी जो जिससे उसकी काउंसलिंग हो सके, और उसको कोई इलाज वगैरह की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है तो वो उपलब्ध कराएगी, और केस की जल्दी से जल्दी रिपोर्ट तैयार करके जज साहब को सौंपेगी। सेम काम प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है, ऐसा ही काम सेवा प्रदाता करता है। और सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है जागरूकता लाना, जगह जगह पे संरक्षण अधिकारी नियुक्त करना। एक जिले में एक ज़रूरी है तो एक से ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा संरक्षण अधिकारी नियुक्त करना। और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी क्या है कि जिस दिन रिपोर्ट आती है उसके 3 दिन के अंदर अंदर और पहली सुनवाई कर लेना, और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जो हैं वो ऑर्डर दे देना। अब इस कानून में जब जज साहब के पास केस जाता है और वो केस की सुनवाई करते हैं, तो सबसे पहला एक ऑर्डर जज साहब देते हैं जिसको हम बोलते हैं संरक्षण आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो पहले ऑर्डर की बात करते हैं, संरक्षण आदेश या प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या कहता है? संरक्षण आदेश जो है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि महिला के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर इमीडिएट इफेक्ट से, तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो इस ऑर्डर में जज साहब ये कहते हैं, इस ऑर्डर के लिए केस की सुनवाई पूरा होना जरूरी नहीं है, ये तो बीच में भी दिया जा सकता है। जज साहब ये कहते हैं कि आज तक जो हिंसा हो गई वो हो गई, आज के बाद कोई हिंसा नहीं करेंगे आप। अगर कोई संपत्ति है जिसमें महिला का भी हक है, वो संपत्ति को बेचेंगे नहीं, संपत्ति को गिरवी नहीं रखेंगे, बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं करेंगे, लॉकर में से कुछ नहीं निकालेंगे, किसी महिला की इच्छा के बिना उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती उसको फेसबुक, व्हाट्सअप, मोबाइल इन पे कॉल कर करके इरिटेट करना वो अब नहीं करेंगे। महिला के किसी सगे संबंधी को फ़ोन करके धमकाएंगे नहीं। महिला अगर कहीं काम करती है तो उसके ऑफिस नहीं जाएंगे। महिला अगर कहीं पे पढ़ने जाती है तो उसके स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे। ये सारे के सारे ऑर्डर यहाँ पे जज साहब देते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि महिला के साथ जो हिंसा हो गई सो हो गई, अब ना हो, अब तो इस पर रोक लगा दें। अगर आरोपी इस आदेश की सही से पालना नहीं करता है तो उस आरोपी को 1 साल की सजा या 20,000 रुपये तक का जुर्माना जज साहब लगा सकते हैं। अब केस आगे चलता है, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, गवाहों सबूतों की जांच होती है, और गवाह सबूतों की जांच के बाद जज साहब अगला जो ऑर्डर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडेंस ऑर्डर या निवास का आदेश। निवास का आदेश एक तत्व पे, एक तथ्य पे टिका हुआ है। कानून ये कहता है कि शादी के बाद कानून ये कहता है कि महिला इस हिंसा की घटना से पहले अपने पारिवारिक संबंध के कारण जिस घर में रहती थी उस घर में रहना किसी की दया पर निर्भर नहीं करता, उस घर में रहना महिला का कानूनी अधिकार है। और अगर उस घर में रहना महिला का कानूनी अधिकार है तो उसको अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि महिला को घर से निकालना गैर कानूनी है।
अब जज साहब ये तो कहते ही हैं कि महिला को घर से निकालना गैरकानूनी है। वो ये कहते हैं कि अगर मान लो कि महिला अनकंफर्टेबल महसूस करे और जज साहब से रिक्वेस्ट करे, तो जज साहब ये ऑर्डर दे सकते हैं कि घर के जिस हिस्से में महिला रहती है उस हिस्से में आरोपी और उसके परिवार के लोग नहीं जाएंगे। अगर ये संभव ना हो तो जज साहब परिस्थितियों के हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि आरोपी और उसका परिवार घर छोड़ के चला जाए और महिला को वहाँ पर रहने दिया जाए। जज साहब ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि अगर महिला चाहे तो उत्पीड़ित महिला कहीं पे ऐसे ही स्टैंडर्ड का, जिस तरह का ये घर है ऐसे स्टैंडर्ड का कहीं पे घर किराए पे लेके रह सकती हैं और उसका किराया आरोपी से वसूला जा सकता है। तो ये निवास का आदेश या रेजिडेंस ऑर्डर कहलाता है। अगला जो आदेश जज साहब देते हैं उसका नाम है मॉनेटरी रिलीफ या मौद्रिक राहत। मौद्रिक राहत का मतलब है कि मान लीजिए जिस महिला के साथ हिंसा हुई उस महिला को घर से अलग रहना पड़ रहा है, तो अलग रहने पे उसको अपने भरण पोषण के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होंगे और इन सब पैसों को आरोपी से वसूल के कोर्ट दिला सकता है या आरोपी को ऑर्डर दे सकता है कि हर महीने इतनी तारीख को इतना पैसा इस फीमेल को दे देना। ये मॉनेटरी रिलीफ या मौद्रिक राहत कहलाता है। एक और ऑर्डर है जिसका नाम है अभिरक्षण का आदेश या कस्टडी ऑर्डर। ये क्या है? जिन लोगों के बीच में अगर ये हिंसा की घटना हुई है, अगर उनके कुछ बच्चे भी हैं तो दोनों में से किसी एक के पास बच्चे रहेंगे, महिला के पास अधिकार है कि वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि बच्चों का संरक्षण या बच्चों की कस्टडी मुझे दे दी जाए। और केस की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जज साहब को अगर ठीक लगे तो महिला को बच्चों की कस्टडी दिला सकते हैं और उसके साथ साथ ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि आरोपी बच्चों से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा हो सकता है किसी किसी केस में कि आरोपी के बच्चों से मिलने से बच्चों की मानसिकता पे बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है जिसका नाम है कंपनसेशन ऑर्डर या राहत का आदेश या क्षतिपूर्ति का आदेश। ये ऑर्डर क्या है? हो सकता है कि मारपीट के कारण महिला को बहुत मानसिक तनाव झेलना पड़ा हो, बहुत शारीरिक यातना झेलनी पड़ी हो सकता है कि महिला को इन सब कारणों में आर्थिक हानि हो गई हो, तो उन सब के लिए कोर्ट मुआवजा या क्षतिपूर्ति भी दिला सकता है, जिसको हम लोग कंपनसेशन ऑर्डर बोलते हैं। तो ये तो इस कानून की बेसिक एक रूपरेखा है। अब इस कानून में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बेसिक ऑब्जेक्टिव कानून का ये है कि महिला को उसके अधिकार मिले, महिला को सम्मानजनक ज़िंदगी मिले, अपनी वो जो संवैधानिक अधिकार हैं, गरिमापूर्ण जीवन जीना, सुरक्षित रहना, वो सब सारे काम उसको हासिल हो सकें। ये कानून 5 मुख्य अध्यायों में बटा है। अगर हम अध्याय देखें कानून के तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी, इसमें 2 धाराएं हैं, 1 और 2। दूसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, उसमें सिर्फ 1 धारा है 3, जिसमें ये परिभाषित किया गया है कि घरेलू हिंसा हम कहते किसे हैं, और उसके अंदर पूरे ये इकोनॉमिक अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़, ये सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस ऑफिसर, इन सब की ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं कि वो कैसे कैसे काम करेंगे, इनकी नियुक्तियाँ कैसे होंगी। धारा 12 से लेके 23 चैप्टर नंबर 4 में आती है, जो हमें ये बताती है कि किस तरह से कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, कैसे हम राहत के लिए कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं। और लास्ट जो चैप्टर है विविध के अंदर छोटी छोटी प्रक्रियाएं दी हुई हैं, जैसे कि कैमरे में रिकॉर्डिंग, जब केस की सुनवाई होगी तो रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, केस की सुनवाई में कैसे गवाहों को बुलाया जाएगा, आरोपी को सज़ा कितनी मिलेगी, ये सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 5 में लिखी हुई हैं। अगर हम सेक्शंस में ध्यान दें तो जो एग्ज़ाम के लिए बात करें, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सिर्फ इन्हीं सेक्शन को पढ़ लें तो हमारा काम बन जाता है। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। जैसे सेक्शन नंबर 3 डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा, सेक्शन नंबर 4 में बताया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर या संरक्षण अधिकारी के बारे में, सेक्शन नंबर 5 में पुलिस की, सर्विस प्रोवाइडर की, मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ के बारे में कहा गया है। धारा 8 और 9 संरक्षण अधिकारी के बारे में है, जिसमें उसकी नियुक्ति और कर्तव्य बताते हैं हम लोग। सेक्शन नंबर 10 सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर है। सेक्शन नंबर 17 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस पूरे सेक्शंस में अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो 17 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि साझी गृहस्थी में रहना महिला का कानूनी अधिकार है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता, घर से नहीं निकाल सकते। उसके बाद 18, 19, 20, 21 और 22 ये जो 5 हैं ये आदेश हैं। अब एग्ज़ाम में मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो 18, 19, 20, 21, 22 के बारे में पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन आना मुश्किल है। हाँ, ऐसा ज़रूर पूछ सकते हैं कि घरेलू हिंसा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा अधिकार घरेलू हिंसा का कानून महिलाओं को देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस कानून के दायरे में आ जाती हैं। आइए तो अब हम लोग बात करें इस कानून में। अगर आप PSI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप कोई और छोटी कंपटीशन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे एक और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।